तो लास्ट क्लास में एक चीज और जो न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो वेरिएशन ऑफ आर पे हमको अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का वेरिएशन देखना था कि वो डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा अगर आर इंक्रीज कर रहा है। तो हड़बड़ी में हमने एक चीज गड़बड़ कर दी है सबने मिलके। अभिषेक प्रजापति ने ये कंसीडर किया है और उसको ये चीज ध्यान में आई तो वो बताया था। आप लोग भी देखिए जरा, सबको आया होगा, शायद किसी ने डिस्कस नहीं किया होगा। जैसे देखो यार, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? माइनस जी एम एम बाई आर। और टोटल एनर्जी क्या होती है? माइनस जी एम एम बाई 2 आर। यही होती है, ठीक है। तो अब ये था कि जब आर, स्मॉल आर जो है, मतलब कि ऑर्बिटल रेडियस जो है वो इंक्रीज करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी के वेरिएशंस कैसे होंगे। तो हमने देख लिया था कि आर इंक्रीज करेगा तो यू डिक्रीज करेगा, हमने डिक्रीज लिख दिया है। लेकिन ये भी ध्यान रखो कि ये माइनस साइन लगा हुआ है, समझ रहे हो? माइनस साइन लगा हुआ है। तो आर इंक्रीज करेगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ यू एंड टी डिक्रीज करेगा। लेकिन जैसे ही आप उसके आगे माइनस साइन लगा दोगे तो वो इंक्रीजिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी जो होंगे, जो हमारा न्यूमेरिकल था, उसमें इंक्रीज करेंगे। आप सही कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अभी हम अगले बाकी क्वेश्चंस पे आते हैं। यही वाला क्वेश्चन था, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में। ये ध्यान से देख लेना, आर इंक्रीज करेगा तो ये सब क्या करेंगे? ये दोनों भी इंक्रीज करेंगे, क्योंकि इनके आगे ऑलरेडी नेगेटिव साइन है। चलो, ये क्वेश्चन हो गया क्या किसी का? ये वाला हुआ है क्या? कह रहा है भाई। सर। किसका? शिवेंद्र पांडे, कैसे किया? सर टी और आर में रिलेशन निकाल के कर लिए सर। क्या होता है रिलेशन टी और आर में? सर टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब बाई जी एम होता है। हाँ, तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब कि टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर 3/3 3/2? हाँ तो वही हुआ ना सर, अंडर रूट आर क्यूब। अच्छा, तुम अंडर रूट बोल रहे हो, ठीक है। हाँ, चलो ठीक है। मतलब हम जानते हैं, एज ये सबको पता है, लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया गया है। यहाँ पे सारी चीज हम लिख लें कि पहले कह रहा है कि यार कोई जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, वो जो है 6 आर दूरी पे है एबव द सरफेस। सरफेस से 6 आर दूरी पे है, ठीक है। कह रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट एट अ डिस्टेंस 3.5 आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। ये आपको ध्यान देना है। यही कह रहे हो क्या दीपक तुम कि इनकम्प्लीट है? नहीं सर, 13.28। अच्छा अच्छा, चलो अभी वहां जाते हैं, ये देखते हैं जरा। कह रहा था कि यहाँ पे ध्यान समझना, क्या हो रहा था कि कोई, हम जानते हैं कि भाई जो टाइम पीरियड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है r⁻³/2, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे r जो है ऑर्बिटल रेडियस है। तो यहाँ पे एक चीज समझना कि पहले कह रहा है कि अगर कोई जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात करोगे तो उसका अगर टाइम पीरियड t1 मान लें तो कितना होता है? 24 घंटे। सारी बातें बता दी गई हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में। और कह रहा है कि ये सरफेस से 6 आर दूरी पे है। तो ऑर्बिटल रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हम हमेशा सेंटर से कंसीडर करते हैं, तो वहां पे स्मॉल आर की वैल्यू जो हो जाएगी 6 आर प्लस कैपिटल आर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा कुल मिला जुला के? 7 आर, ठीक है। पहली बात, मतलब कि R1 की भी वैल्यू हमको पता चली। कह रहा है कि भाई T2 निकालो, मतलब दूसरा टाइम पीरियड निकालो, दूसरे सैटेलाइट का टाइम पीरियड निकालो। अगर वो सेंटर ऑफ प्लेनेट से 3.5 आर जो है दूरी पे है, या फिर किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, मतलब R2 की वैल्यू 3.5 आर दे दी है। अब इसमें गलती से आर ऐड मत कर देना, क्योंकि ये सेंटर से दिया हुआ था और ये 6 आर सरफेस से दिया हुआ था। तो यही सारी चीजें देखनी है हमको। हमेशा हमेशा क्या करना होता है, सेंटर से कंसीडर करना होता है। तो आपको ये चीज दिख रही है और ये रिलेशन हमारे पास है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि T1/T2 इक्वल्स टू R1/R2 टू रेज द पावर 3/2, ठीक है, डायरेक्ट कह सकते हैं। तो T1 की वैल्यू कितनी है भैया? 24 घंटे। T2 क्या करना है? निकालना है। R1 की वैल्यू कितनी है? 7 आर। और R2 की वैल्यू कितनी है? 3.5 आर।
और इस पे पावर कितना है, ये r से r कटा 3.5 से 7 जाएगा 2 बार में, यानी कि 24 बटा T2 इज इक्वल टू 2 टू रेज द पावर 3/2। अब यहीं फंसते हैं बायो वाले बच्चे, सर जी 2 पे पावर 3/2 को क्या लिखें, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, जरा T2 लिखो, अरेंज करो। T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको उधर भेज दो, इसको नीचे भेज दो, 24 घंटा अपॉन 2 पे पावर 3/2। अब देखो 2 पे पावर 3/2 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 पे पावर 1/2, मतलब √2। तो √2 का वैल्यू, अच्छा ये 2 से ये कट जाएगा 12 बार में, ठीक है, और √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414, ठीक है, तो वो वैल्यू आप रखोगे उतना तो डिवाइड करना ही पड़ेगा यार, उसमें कोई ऐसा नहीं है, लगभग 8 घंटे के आसपास आएगा, 8 पॉइंट समथिंग है, तो ये आप T2 यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से रिलेटेड आज हम केपलर्स लॉ पढ़ेंगे, तो उसमें भी इस तरह से जो है न्यूमेरिकल्स इसी तरह इसी बेसिस पे पूछे जाते हैं, तो आप इसको केपलर्स लॉ के न्यूमेरिकल से भी जो है क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। बाकी ये तरीका था, तो किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ सकता है। चलो अगला है हमारे पास ये वाला, a spaceship is lodged in a circular orbit close to the earth's surface, what additional velocity has now been imparted to the spaceship in the orbit to overcome the gravitational pull। अच्छा कितनी एडिशनल वेलोसिटी जो है हमको देनी पड़ेगी, ये निकालना है। तो भाई तुम लोगों को पता है कि ऑलरेडी जो है अगर वो क्लोज, बहुत ज्यादा क्लोज है, ठीक है, अर्थ के सरफेस से, तो उसके पास एक ऑलरेडी जो है काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। तो मान लो कि लेट ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो है v0 या फिर vo, तो उसके पास ऑलरेडी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ mv vo², ठीक है, यही होगा। अब कह रहा है कि कितनी एडिशनल वेलोसिटी दे दी जाए, नहीं सॉरी, कितनी एडिशनल एनर्जी दे दी जाए, यही हमको निकालना है। तो एक चीज समझते हैं हम, दिखा रहा हूं मैं, यहाँ पे क्वेश्चन है कि r दिया हुआ है, स्मॉल g दिया हुआ है, एडिशनल वेलोसिटी v नाउ टू बी इम्पार्टेड, ठीक है। तो अब जरा देखिए ये, अब हमको पता है कि वो जो है उस सैटेलाइट को कितनी एनर्जी दे दी जाए कि वो जो है मिनिमम कि वो ग्रेविटेशनल पुल से चला जाए। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये जो वेलोसिटी इसके पास उस ऑर्बिट में vo थी, वो वेलोसिटी अगर एस्केप वेलोसिटी के बराबर कर दी जाए तो ये क्या करेगा, ग्रेविटेशनल पुल को जो है डोमिनेट करके निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगी, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपको क्या देनी पड़ेगी, हाफ mve², ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, ये आपको देना नहीं पड़ेगा, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। मतलब उसकी वेलोसिटी अगर हम ve कर दें, उसकी वेलोसिटी हम ve कर दें तो ये उसके पास एनर्जी आ जाएगी, वो चला जाएगा। तो हमको तो निकालना है एडिशनल एनर्जी, तो एडिशनल एनर्जी क्या होगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो एडिशनल एनर्जी जो होगा, एडिशनल एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, k फाइनल माइनस k इनिशियल, यानी हाफ m, ठीक है, और ve माइनस vo, तो ve माइनस vo का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से जो है हाफ m ve की जगह क्या लिख सकते हैं, √2 vo लिख सकते हैं ना, और माइनस vo। अच्छा हमको निकालना क्या है यार, एडिशनल एनर्जी निकालना की वेलोसिटी निकालना है। व्हाट इज द एडिशनल वेलोसिटी हैज नाउ टू बी इम्पार्टेड, अच्छा एडिशनल वेलोसिटी निकालनी है, ओह ठीक है, चलिए तो करते हैं आगे। अच्छा ये देखो क्वेश्चन में मैं यहाँ पे एडिशनल एनर्जी समझ के निकाल रहा था कि हमको एडिशनल एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी है, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि हमको एडिशनल वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट कितनी है। तो अगर एडिशनल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो k फाइनल माइनस k इनिशियल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एडिशनल एनर्जी तो पूछा नहीं है, तो इसलिए हमको एनर्जी वगैरह की जरूरत नहीं है, हमको एडिशनल वेलोसिटी की जरूरत है, ठीक है। चलो तो ऑर्बिटल वेलोसिटी vo है, तो इसको हम कितना एनर्जी दे दें, कितना वेलोसिटी दे दें कि ये निकल जाए, तो आप इसमें वही एडिशनल वेलोसिटी दे दीजिए कि ये इसके वेलोसिटी के बराबर हो जाए। तो मान लो इसके वेलोसिटी क्या हो जाए, मतलब फाइनली जो है
जो सैटेलाइट होगा उसकी वेलोसिटी वी होनी चाहिए। तो फाइनल वेलोसिटी वी हो गई, इनिशियल वेलोसिटी वी हो, तो एडिशनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? एडिशनल वेलोसिटी जो आ जाएगी वो आ जाएगी तुम्हारी v माइनस वी, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं √2 vo माइनस वी, ठीक है, क्योंकि v को √2 vo लिख सकते हैं। तो यहाँ पे √2 माइनस 1 इंटू vo कैसे निकलेगा? ये आ जाएगा तुम्हारा 0.414, ठीक है, और vo कैसे निकलेगा? √2gr से। जैसे ही वैल्यू पुट करोगे तो देखो सिलेंडर बताया 3.3 इंटू 10³ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इतना ही आएगा आंसर, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट, ये वाला हुआ है क्या किसी से? हाँ सर हुआ है ये। चलो भाई, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट m ऑफ रेडियस r इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2r। अच्छा, इसमें एल्टीट्यूड सेंटर से कंसीडर की होगी सरफेस से? सुविंदर? नहीं सर, हमारा नहीं हुआ ये वाला। अच्छा दीपक, सेंटर से लिए हो सर कि सेंटर हाँ? से लिए हैं सर। ये 2r सेंटर से लिए हो? हाँ सर। अच्छा, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड निकालना है टू लॉन्च अ सैटेलाइट ऑफ रेडियस r इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ 2r। अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान से देखो। कह रहा है कि सरफेस ऑफ प्लैनेट से या फिर अर्थ से किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करना है, सरफेस से लॉन्च करना है किसी एक ऑर्बिट में जिसका एल्टीट्यूड बोला है। क्या बोला है? एल्टीट्यूड बोला था ना। तो एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि हम सरफेस से हाइट लेते हैं। अरे कोई भी एल्टीट्यूड तुम मेजर करते हो तो धरती के अंदर चले जाते हो क्या? नहीं ना। तो एल्टीट्यूड का मेजरमेंट जो होता है वो सरफेस से होता है। आप देख सकते हैं यहाँ देखिए एल्टीट्यूड लिखा है, हाइट लिखा हुआ है, मतलब सरफेस से लिखा होगा, ठीक है। तो ये जो 2r है वो सरफेस से होगा 2r, ठीक है। मतलब हमको एडिशनल r क्या करना होगा, इसमें ऐड करना होगा। मतलब इस सैटेलाइट को यहाँ से यहाँ पहुंचाना है। तो इनिशियल एनर्जी कितनी थी सैटेलाइट के पास? -gm/r, और फाइनल कितनी हो जाएगी एनर्जी? कितनी एनर्जी हो जाएगी? -gm/3r, ये हो जाएगी ना। तो फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दें, वही रिक्वायर्ड एनर्जी होगी। तो रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी होगी? रिक्वायर्ड एनर्जी जो होगी वो होगी u फाइनल माइनस u इनिशियल, यानी कि -gmm/3r माइनस gmm/r। इसको आप सॉल्व कर लोगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो कितना आएगा आपका? gmm बाहर आ गया, 1/r ये प्लस में कन्वर्ट हो गया है, और -1/3r, ठीक है। तो कितना आएगा ये? gmm, यहाँ पे 3r आ गया, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 3, यहाँ पे आ जाएगा 1, 2gmm/3r, ठीक है। ये ऑप्शन आएगा उसमें। सर हाँ बोलो। सर मैं ये कह रहा था इसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करके निकालना था ना, ये कैसे हुआ है? मेरा नहीं ये आंसर आ रहा था। मैकेनिकल एनर्जी क्यों कंजर्व करेंगे? टोटल एनर्जी कंजर्व कर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मैंने ये किया था ना, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फिर फाइनली जो पोटेंशियल एनर्जी होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो रखे थे, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल दिए थे। मेरा तो ये नहीं आ रहा था। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्यों निकालोगे? उतनी एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी क्या कहते हैं लॉन्च करने के लिए? अरे भाई, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वो इस तरह से हम कर सकते हैं ना कि भाई तुम्हारे पास मान लो 3 रुपए है, तुमको 50 रुपए का कुछ खरीदना है, तो तुमको मतलब तुम्हारा इनिशियल अमाउंट 3 रुपया था, फाइनल अमाउंट 50 होना चाहिए। तो कितना देना पड़ेगा? 50 में से 3 माइनस कर दें। वही वाला बात यहाँ पे है कि भाई सरफेस पे है तो उसकी एनर्जी कितनी है? -gmm/r, और अगर यहाँ ये ऑर्बिट में चला जाए तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? -gm/3r। इसमें से इसको माइनस कर दें, वही जो होगी हमारी रिक्वायर्ड एनर्जी होगी। बात खत्म हो गया। इसका आंसर क्या है जरा चेक करिएगा एक मिनट।
देख रहा हूँ। मेरा ये नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है 2/3 GMM/R, तो ये रिक्वायर्ड एनर्जी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हो गया है क्या किसी का? आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ विद अ स्पीड इक्वल टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द। पूरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है सर। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। यहाँ तक तो आपके पास है, इसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट आप लिख सकते हो, पहला पार्ट लिखिए, डिटरमाइन द हाइट ऑफ सैटेलाइट अबव द अर्थ सरफेस। डिटरमाइन द हाइट ऑफ सैटेलाइट अबव द अर्थ सरफेस। डिटरमाइन द हाइट ऑफ सैटेलाइट अबव द अर्थ सरफेस। ठीक है, दूसरा हम कर सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन लिखिए, इफ द सैटेलाइट इज स्टॉप्ड सडनली, इफ द सैटेलाइट इज स्टॉप्ड सडनली in its orbit and allowed to fall freely, and allowed to fall freely onto the earth, onto the earth, comma, find the speed with which, find the speed with which it hits the surface of the earth, it hits the surface of the earth, it hits the surface of the earth। तो हमको बताना है भाई कितने हाइट पे रिवॉल्व कर रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, फटाफट कर लेते हैं। मतलब ये कंडीशन दिया हुआ है कि जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है वहां पे जो वेलोसिटी है एस्केप वेलोसिटी से आधा है। तो जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा उस वेलोसिटी को वीओ मान लें, ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है? ये ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू जो होती है वो हो जाएगी तुम्हारी √GM/R, या स्मॉल जी लिख सकते हो, स्मॉल GR लिख सकते हैं सीधे सीधे हम। ठीक है, स्मॉल GR लिख सकते हैं। ठीक, ये हमने पहला इक्वेशन ऐसा बनाया। अब क्या कह रहा है कि ये तो ऐसा हो गया, और कंडीशन कह रहा है यहाँ पे, एक मिनट, लेकिन ये कैपिटल R यूज ही नहीं कर सकते, रुक जाओ। हाँ हाँ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मेरी बात ध्यान समझना। ऐसा नहीं दिया है कि वो अर्थ के क्लोज है या कुछ ऐसा, तो ये √G कैपिटल R यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो जब क्लोज होता है तभी वैलिड होता है। चलो, तो वीओ की वैल्यू क्या होती है? √GM/R स्मॉल r। स्मॉल r क्या होता है? √GM/R + h, सरफेस से ये हाइट होती है। ठीक है, अब एक और बात कह रहा है कि एस्केप वेलोसिटी से जो है आधी वेलोसिटी है, मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी। मतलब इस वीओ को क्या लिख सकते हैं? VE/2, और ये वैल्यू हमने निकाली, यहाँ लिखी हुई है GM/R + h। और एस्केप वेलोसिटी क्या होता है इस टर्म में? इस टर्म में एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? 1/2 अंडर रूट कितना होता है? 2GM/R होता है ना, 2GM/R, और यहाँ पे GM/R + h। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे, कैपिटल H की वैल्यू आ जाएगी। तो फटाक से कर सकते हैं, GM से GM कट जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा? ये √2 है, यहाँ 2 है, तो 1/√2, और √R बचेगा, और यहाँ पे बच जाएगा √1/√R + h। यहाँ पे अंडर रूट ये 2 भी बचेगा, तो ये स्क्वायर कर दे दोनों साइड, तो 1/2R = 1/R + h। यहाँ से h की वैल्यू जो आ जाएगी R आ जाएगी। मतलब अर्थ के सरफेस से R हाइट की दूरी पे है। एक चीज समझना, वीओ की जगह हम √GM
स्मॉल जी कैपिटल आर नहीं यूज कर सकते, है ना, वो तभी होता है जब बहुत क्लोज हो, लेकिन हमको कुछ पता आइडिया नहीं था, हमको हाइट निकालनी थी सरफेस से, ठीक है, तो इसलिए हम ये यूज कर रहे हैं, ठीक। और बाकी वीओ का दिया हुआ है वी बाई, तो यहाँ से ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा है कि भाई अगर जो सैटेलाइट है वो अपने ऑर्बिट में अचानक से रुक जाए, अब भाई अचानक से रुक जाएगा तो क्या होगा, ऊपर चला जाएगा कि नीचे आएगा, नीचे आएगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी खत्म हो गई, सेंट्रीपिटल फोर्स उसको खींच लेगा फटाक से, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स। तो वो जब नीचे अर्थ पे आएगा तो क्या होगा, पहली बात कि जब जैसे ही सडनली रुका तो उस ऑर्बिट में उसकी जो है वेलोसिटी जीरो, फाइनली अर्थ पे आया, वो वाली वेलोसिटी हमको निकालनी है। तो यहाँ पे देखो ध्यान समझो, अलग अलग तरीके हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज समझ सकते हैं हम कि अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की अगर आप बात करें, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें, तो ऑर्बिट का जो हमारा है ऑर्बिट, उसको इनिशियल पोजीशन मानते हैं। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ये हम कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जीरो हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों हो जाएगा जीरो भाई, क्योंकि स्टॉप हो जा रहा सडनली। बाकी इसको इधर भेजो तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इक्वल्स टू के फाइनल, ठीक है। के फाइनल मतलब क्या कि अर्थ पे जब गिरे तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, उस वेलोसिटी की वजह से कितनी एनर्जी होगी काइनेटिक, वही वाला के फाइनल है। अच्छा, ये यू इनिशियल माइनस यू फाइनल क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और आपको पता है कि अगर कंसिडरेबल हाइट पे अगर कोई सैटेलाइट हमारा होता है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मैंने लास्ट क्लास में निकलवाया था, ठीक है, कितना आता है, कौन बताएगा, शिवेंद्र बताओगे क्या? दीपक? नहीं, भानु? सर एमजीएच होता है ना? अरे यार, कंसिडरेबल हाइट हो तो एमजीएच होता है क्या? अर्थ के सरफेस से नहीं रेडियस कंपेरेबल हाइट हो तो वहां पे एमजीएच तुम यूज कर लोगे? नहीं। वही तो पूछ रहा हूँ क्या होता है। अभिषेक? चलो, राहुल प्रियंका में से कोई बताएगा क्या? नहीं, पता नहीं, आवाज ही नहीं जा रही, तुमको आ ही नहीं रहा है, ऐसे काम नहीं चलने एमजीएच वाला। अपॉन बाई आर होगा क्या? अरे क्या क्या, वही पहले ही बताना चाहिए ना जब नाम लिया हूँ। एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच बाई आर, ये होता है कदों चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब के फाइनल की जगह हम यूज कर सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, तो एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो बाकी वी निकालना है तो वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, टू को इधर भेज दो, 2gh 1 प्लस एच बाई आर, एच की वैल्यू आर आपको पता है पहले, अभी आपने निकाल लिया तो ये कट जाएगा, 1 बचेगा, कट जाएगा मतलब 1 बचेगा, 1 प्लस 1 2 होता है, कुल मिला जुला के 2 से कट जाएगा, तो वी स्क्वायर की वैल्यू जी एच के बराबर, वी की वैल्यू अंडर रूट जी, एच की जगह हम आर यूज कर सकते हैं, तो जी की जगह 9.8 दिया है कि 10 दिया है तो आप देख लीजिए, ठीक है, 9.8 दिया है तो वही ले लो, और आर की जगह क्या होता है 6400 किलोमीटर, यानी कि 10 पावर 3, अपना देख लेना, 10 ले लेना, इसको आराम से हो जाएगा जो भी है। तो ये समझ में आया कैसे करना है? शिवेंद्र, आवाज आ रही थी ना मेरी? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, आप देख लीजिएगा। बाकी एक और चीज, जैसे मैंने बताया था कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ये आपके पीडीएफ में नहीं है, जो ग्रेविटेशन 3 का पीडीएफ है उसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। जैसे हमने ये चीज देखा था, आपको मैं दिखाता हूँ, ये वाला कॉन्सेप्ट देखा था कि वेलोसिटी पे, सैटेलाइट की वेलोसिटी पे उसका उसका ऑर्बिट का शेप किस तरह से डिपेंड करता है, तो हमने अलग अलग चीजें समझ रखी हैं, ठीक है। अब जरा मेरी बात ध्यान समझना कि फिर से फटाफट कर लेते हैं। पहला, ध्यान से देखो,
कि v जो हो गया अगर लेस देन ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गया तो क्या होगा। दूसरा v जो हो गया, अच्छा चलो पहला यहां से शुरू करते हैं, v बराबर 0 हो गया तो क्या होगा। ये एक नया शुरू करते हैं, v बराबर 0 हो गया तो क्या होगा। दूसरा v अगर लेस देन v हो गया मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम हो गया तो क्या होगा। ठीक है। तीसरा v अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर हो गया तो क्या होगा। ठीक है। चौथा ठीक क्या था कि v अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज्यादा हो गया तो क्या होगा। ठीक है। लेकिन कहां तक था, v अगर इसके वेलोसिटी के बराबर हो गया तो क्या होगा, और v अगर ग्रेटर देन इसके वेलोसिटी हो गया तो क्या होगा। ठीक है। इन सब के रेंजेस हैं। तो पहली बात कि v अगर 0 हो गया, ऑर्बिट में v 0 हो गया तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा, अर्थ पे गिर जाएगा। ठीक है। तो इसका पाथ क्या होता है सैटेलाइट का, क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है। वर्टिकली डाउनवर्ड आप कह सकते हो, वर्टिकली डाउनवर्ड, ये सब नहीं है आपके पीडीएफ में। वर्टिकली डाउनवर्ड v अगर लेस देन v हो गया मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम हो गया तो क्या होगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम हो गया तो क्या होगा। इलिप्टिकल मोशन होगा ना सर। कैसा, इलिप्टिकल सर। हाँ बताया था मैं कि वो फिर स्पाइरल बना बना के अर्थ पे आ जाएगा, है ना। तो समझो यहाँ इलिप्टिकल ही बोल सकते हैं आप, इलिप्टिकल मोशन ही बोल सकते हैं। ठीक है। इलिप्टिकल मोशन करेगा, लेकिन फाइनली जो है, फाइनली फॉल ऑन अर्थ, अर्थ पे फिर फाइनली फॉल कर जाता है। ये सब चीजें आप अपने नोट्स में मेंशन करिएगा यहीं से। ठीक है। v बराबर v हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, सर्कुलर होगा सर। सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा। अच्छा v ग्रेटर देन v हो गया तो क्या होगा, क्या होगा भानु बोलो। क्या चीज सर, क्या भाई फंस रही है आवाज, हाँ आवाज फंस रही है, बताइए। वही पूछ रहा हूँ कि अगर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट जो हो गया ऑर्बिटल वेलोसिटी ज्यादा हो गया तो कौन सा स्टेप फॉलो करेगा, पैराबोला, पैराबोला, इलिप्स, इलिप्टिकल, इलिप्स वाला। इलिप्टिकल ऑर्बिट होगा, इलिप्टिकल ऑर्बिट होगा। ठीक है। सर वो जब कम रहेगा तो भी इलिप्टिकल करेगा। क्या चीज, सेकंड वाले में अगर कम रहेगा तो स्पाइरल करता है ना। स्पाइरल मतलब Elliptical वही कह सकते हो। हाँ इलिप्टिकल ही कहते हैं उसको भी, आप इलिप्टिकल कह सकते हैं। ठीक है। और फाइनली वो अर्थ पे गिर जाता है। ठीक है। ठीक है। हाँ लेकिन इस वाले में गिरेगा नहीं, इस वाले में मूव करता रहेगा। ठीक। अब जो है v बराबर v हो गया तो मतलब कि इसके वेलोसिटी के बराबर हो गया तो क्या होगा, पैराबोला होगा। पैराबोला होगा, पैराबोला बनाया गया, फिर पैराबोलिक पाथ फॉलो करके निकल जाएगा, है ना, स्केप कर जाएगा। स्केप टू कहां, इंफिनिटी। ये हो गया तो हाइपरबोला। हाइपरबोला। हाइपरबोलिक पाथ, हाइपरबोलिक पाथ फॉलो करके कहां चला जाएगा, स्केप टू इंफिनिटी चला जाएगा ना। अब जरा बाबू सब लोग ध्यान देना, ये जो लास्ट वाले दोनों होते हैं ये ओपन पाथ होता है, ओपन पाथ होता है। और ये जो होते हैं ये सब ये क्लोज्ड पाथ फॉलो करते हैं, ये क्लोज्ड पाथ है। यहाँ पे ये क्लोज्ड पाथ होता है। क्लोज्ड पाथ का क्या मतलब है, सीधी सीधी बात है कि यहाँ पे तुम देखोगे ना तो यहाँ पे जो एनर्जी है सैटेलाइट की वो निगेटिव होगी। ठीक है। मतलब क्लोज्ड पाथ तभी फॉलो होता है जब टोटल एनर्जी जो होता है, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट जो होता है इज निगेटिव। टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट जब निगेटिव होगा तो क्लोज पाथ फॉलो होता है। मतलब अभी ऑर्बिट में वही बाउंडेड है, स्केप नहीं कर पा रहा है। मैंने बताया था कि बाउंडेड कब होना है, कब होता है जब एनर्जी निगेटिव होती है। तो ये सब आपके पीडीएफ में नहीं है, यहीं से लिखना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। तो क्लोज पाथ में जब भी रहेगा, ये चारों जो है, ये फर्स्ट वाला तुमको लग रहा होगा सर ये कहाँ क्लोज पाथ है, ये भी तो जो है स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। क्लोज पाथ का मतलब बाइंडिंग, बाइंडिंग मतलब कि दोनों एक क्लोज सिस्टम फॉर्म करें। ठीक है। तो ये क्लोज पाथ है
ये तब की बात होती है जब टोटल एनर्जी क्या हो जाती है, निगेटिव होती है। टोटल एनर्जी हमेशा निगेटिव रहेगी इन चारों केसेस में। इसकी अगर बात करें तो ये ओपन पाथ होता है। ओपन पाथ का मतलब होता है कि ये पैराबोलिक पाथ में कभी क्लोज नहीं बना पाएगा, स्केप कर जाएगा, और ये हाइपरबोलिक बना के स्केप कर जाएगा। ठीक है, तो ये जो पांचवा वाला है, यहाँ पे जब इसके वेलोसिटी के बराबर वेलोसिटी दे दें तो एनर्जी जीरो हो जाती है, मिनिमम वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाती है, जीरो। मतलब पैराबोलिक पाथ जब फॉलो होता है तो टोटल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, टी लिख रहा हूँ, टोटल एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है। आपको भी पता है इसके वेलोसिटी हमने किस बेसिस पे निकाला था, कि बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी देते कि टोटल एनर्जी जीरो हो जाए, है ना, तो वही करके हमने निकाला था। तो जब इसके वेलोसिटी के बराबर ये सैटेलाइट की वेलोसिटी हो जाएगी तो पैराबोलिक पाथ करके ओपन ऑर्बिट से निकलेगा, भागेगा, इन्फिनिटी पे निकल जाएगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल को ओवरकम कर देगा और उसकी टोटल एनर्जी उस समय पे क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, और इन्फिनिटी पे जब पहुंचेगा तो काइनेटिक भी जीरो और पोटेंशियल भी जीरो। ये सब बातें डिस्कस की गई हैं, तो वही मैं कोरिलेट कर रहा हूँ कि यहाँ भी वो सब चीजें हैं। अभी आप ये छठे नंबर की बात करोगे तो इसके वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी हमने दे रखा है यहाँ पे, है ना, तो यानी कि जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी, वो पॉजिटिव होगी, टोटल एनर्जी पॉजिटिव होगी। और हाइपरबोलिक पाथ में, ओपन पाथ में ये हाइपरबोलिक पाथ में निकलेगा और इन्फिनिटी पे रीच कर जाएगा। और इस केस में मैंने बताया था कि जब इन्फिनिटी पे पहुंचेगा तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ बचा रहेगा पॉजिटिव वैल्यू के साथ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट करिएगा। चलिए, चलो भाई, तो हमने एक क्वेश्चन अभी किया है, तो वो थोड़ा सा उसमें आंसर में गड़बड़ी आ गई थी। जैसे आपको याद होगा कि उसमें एक लड़का कह रहा था कि, जैसे दीपक कह रहा था कि 5/6 आएगा सर के टर्म में आएगा, मेरा 2/3 आया था, एनर्जी रिक्वायर्ड वाला जो क्वेश्चन था। ठीक है, कि सैटेलाइट जो है उसकी सडनली जो है क्या हो गया, नहीं नहीं वो वाला नहीं था, ये दूसरा वाला था। कौन सा क्वेश्चन था, एक मिनट में दिखा रहा हूँ। ये वाला था, यही था क्या, नहीं ये तो टाइम पीरियड 27 था सर। ये वाला ये था। तो ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ध्यान समझना कॉन्सेप्ट क्या है, कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड हमको बतानी है, जो कि सर्कुलर ऑर्बिटर ऑफ एल्टीट्यूड 2r दिया हुआ है। ठीक है, अर्थ पे कोई सैटेलाइट है, वहां से 2r एल्टीट्यूड पे भेजने के लिए, तो एल्टीट्यूड हम सरफेस से लेते हैं, वो बात समझ में आ गई कि भाई ये अर्थ है तो इस ऑर्बिट में हमको पहुंचाना है। ये ऑर्बिट की दूरी सरफेस से 2r दी हुई है, सेंटर से ये दूरी r हो जाएगी। तो अगर आप देखोगे, एक चीज याद रखना, जब कभी भी सैटेलाइट वगैरह की बात करें हम, सैटेलाइट की कभी भी बात करता है तो आपको टोटल एनर्जी क्या याद रखनी है, -gmm/2r, स्मॉल r। और काइनेटिक एनर्जी याद रखनी है काइनेटिक एनर्जी याद रखनी है gmm/2r। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी याद रखनी है -gmm/r, सब स्मॉल r हैं। ठीक है, मेरी बात ध्यान समझना, यहाँ पे सैटेलाइट रहा होगा, यहाँ से हमको यहाँ पे भेजना है, इनिशियल जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, वो सिंपल था, gm कैपिटल M अपॉन कैपिटल R हम कर सकते थे। और फाइनली यहाँ पहुंचा तो क्या होगा, यहाँ पे अब भाई जो ऑर्बिट में पहुंच गया तो हमने जो किया था वो क्या कर दिया था, यू फाइनल जो हमने लिखा था वो क्या लिख दिया था, कि यहाँ पे हमने पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया था इस तरह से, -gmm/3r कर दिया था, यही लिख के हमने कर दिया था। तो उसमें एक ऑप्शन मैच करा तो वो हमने हड़बड़ी में ऐसा कर दिया। लेकिन समझो जब ये सैटेलाइट ऑर्बिट में पहुंच जाएगा तो क्या इसके पास केवल पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या, नहीं, मूव करेगा तो कुछ काइनेटिक एनर्जी भी तो होगी, लेकिन हम केवल पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर कर रहे हैं। मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगा इस ऑर्बिट में, मतलब आप कह सकते हैं इसके पास एक टोटल एनर्जी होगी। और सैटेलाइट की टोटल एनर्जी कितनी होती है, सैटेलाइट की टोटल एनर्जी होती है -gmm/2 स्मॉल r। अब ये स्मॉल r की जो वैल्यू होगी वो हम 3r रखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक, और 2r तो सरफेस से दिया हुआ था, तो ये वैल्यू हो जाएगी -gmm/6r, ये u फाइनल आएगा। अब आप u फाइनल में से इनिशियल माइनस करना, आपका आंसर आ जाएगा 5/6 के टर्म में। समझ गए, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। देखो मेरे से भी ये हड़बड़ी में मिस हो गया, लेकिन आप मिस मत करने देना, सैटेलाइट का केसेस सारे अलग होते हैं, तो सैटेलाइट के लिए सारे कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देने हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो मैं का एक सवाल था कि सर सैटेलाइट का टोटल एनर्जी कांस्टेंट क्यों नहीं होता है, आप तो बार बार ऐसे ही कहते हैं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होता है, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी के भी जब आप पढ़ाए थे तो आपने बताया था, लेकिन सैटेलाइट में तो यहाँ
टोटल एनर्जी जो है वेरी कर रही है, ये कैसे हो सकता है? देखो सैटेलाइट के केस में होता है, सैटेलाइट के केस में जो है हम एक्सटर्नल एनर्जीज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल एनर्जीज प्रोवाइड की जाती है सैटेलाइट के केस में। सैटेलाइट अपने आप थोड़ी पहुंच जाता है, उसको कुछ एक्सटर्नल एनर्जी दी जाती है बाहर से, ठीक है। तो सैटेलाइट का टोटल एनर्जी डिपेंड करता है उसके ऑर्बिटल रेडियस पे, तो ये बात याद रखना। सैटेलाइट के केस में टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहता है, ठीक है, ये तुमको ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है ये आपको कर लेना। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है अब नेक्स्ट, वो है केपलर्स लॉ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रेविटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक चीज मैं आपको बता दूं कि केपलर्स लॉ अपने आप में एक न्यूमेरिकल आप कह सकते हो। केपलर्स लॉ से अपने आप को, केपलर लॉ को न्यूमेरिकली समझ लो, ठीक है। बाकी उससे न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत इजी न्यूमेरिकल आते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर रहा, सब कुछ हो जाएगा। तो केपलर्स लॉ कुछ लिखिए मत, ध्यान से समझिए, लिखने का सारा इंतजाम आपको पता ही है आपके पास, यहाँ से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा समझो। कुछ चीजें लिखने की जरूरत पड़ेंगी, एक डायग्राम में बनाऊंगा, वो डायग्राम बस आप बना लीजिएगा एडिशनल, ठीक है। अब जरा मेरी बात ध्यान समझना, केपलर ने न्यूटन से भी पहले थी, इन्होंने जो है हमारे प्लेनेटरी मोशन के लिए क्या किया, लॉज दिए, 3 लॉ दिए। इन लोगों को सपना आता था, वैसे वो सपना होता नहीं था, बहुत टैलेंटेड लोग थे ये लोग, जैसे रामानुजन को सपना आता था, हमारे जो मैथमेटिशियन थे इंडियन, लेकिन इन लोगों को लगता था कि इनको जो है ऐसा सपना वगैरह आ रहा है, लेकिन ये लोग बहुत ज्यादा उसी में बस गए थे, लीन हो गए थे कि इन लोगों को ऐसा फील होता था, लेकिन बहुत दिमाग था इन लोगों के पास। तो केपलर ने क्या किया, 3 थ्योरेटिकल लॉज दिए, 3 थ्योरेटिकल लॉज। जैसे गैलीलियो को फांसी लगा दी गई, ध्यान समझना। जैसे एक चीज समझो, तुम बच्चे हो, मान लो 5 साल के बच्चे हो सभी लोग, तुम सुबह से शाम तक मान लो तुम खड़ा कर दिया जाए बाहर दरवाजे पे, तुम सन को देखोगे तो तुमको क्या फील होगा कि सन मूव कर रहा है अर्थ के चारों तरफ। तभी तो वो पूरब से जो है लास्ट में जब सनसेट होता है तो वो कहाँ चला जाता है, वेस्ट में चला जाता है। तो ऐसा क्या लगेगा, कौन मूव कर रहा है, सन मूव कर रहा है। तो पहले जो यूरोपियन के चर्च हुआ करते थे तो वो मानते थे कि सन मूव कर रहा है अर्थ के चारों तरफ, हमारा अर्थ जो है बहुत होली प्लेस है, इस तरह से इतने बड़े बड़े सन वगैरह भी जो है रिवॉल्व करते हैं, इसको एक तरह से वो मानते थे कि ये ऐसा होता है। लेकिन गैलीलियो साहब आए, गरीब घर के थे, आए, उन्होंने चर्च को अपोज कर लिया। वहां जैसे पहले के जमाने में साइंटिफिक रिसर्च वगैरह कुछ मायने नहीं रखता था, कोई वैज्ञानिक नहीं, कुछ नहीं, सारा नियम कानून चर्च का होता था वहां पे, पोप वगैरह का, यूरोप रोम वगैरह में। तो वहां पे जो है इन्होंने अपोज किया, भाई अर्थ रिवॉल्व करता है इसमें, ठीक, कोई मानेगा? तुम खुद सोचो, मान नहीं पाओगे कि अर्थ कैसे रिवॉल्व करता है, हम तो देख रहे हैं सन रिवॉल्व कर रहा है। तो इसको चर्च की अवमानना मान के इनको फांसी पे चढ़ा दिया गया, फांसी दे दी गई, ठीक है। तो ये होता था गैलीलियो के साथ ऐसा हो गया। तो अब हुआ क्या कि ये लोग कैसे कर पा रहे हैं, इन लोग के पास कोई प्रूफ नहीं हुआ करता था, लोग इतने मतलब खुद से दिमाग से अपना ये सब सारे कैलकुलेशंस करते थे, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे उस समय में इस तरह के। हमारे आर्यभट्ट का नाम अगर आपने सुना हो भारत में, तो आर्यभट्ट का मानना था कि उनके पास अगर इंस्ट्रूमेंट्स होंगे तो वो अर्थ को अपने एक्सिस से हिला सकते हैं। इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट थे ये लोग, सोचो। तो इस तरह के ऐसे ऐसे साइंटिस्ट पैदा हुए हैं और सारी चीजें हुई हैं। तो ये लोग क्या करते थे, ड्रीम करते थे। उसी तरह से केपलर ने 3 तरह के लॉ जो है इन्होंने बोल दिया थ्योरेटिकल, ठीक है। पहला लॉ क्या बोला इन्होंने, पहला लॉ बोला कि अर्थ जो होता है, अर्थ को लेके इन्होंने बोला था, अर्थ जो होता है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में। कोई इलिप्स नहीं बन रहा मेरे से, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो है चक्कर लगाता है अर्थ के चारों तरफ, ठीक है। तो इलिप्स इस तरह का होता है, अंडाकार। ये इलिप्स का जो है मैं कुछ बातें डिस्कस कर दे रहा हूँ। ये इलिप्स का ये वाला जो एक्सिस होता है जो छोटा है, ये वाले एक्सिस को बोलते हैं माइनर एक्सिस, ठीक है। ये वाले एक्सिस को बोलते हैं मेजर एक्सिस, कई बार डिस्कस किया जा चुका है। ये इलिप्स का सेंटर है जहां पे माइनर और मेजर एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं। और उन्होंने बोला कि इलिप्स, ये जो अर्थ है हमारा, प्लेनेट है हमारा, जैसे मान लो ये प्लेनेट है, पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ,
तो ये प्लेनेट जो है हमारा, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि भाई इलिप्स के दो फोकस होते हैं, फोकाई बोलते हैं इनको प्लूरल में। एक होता है मान लो F1, एक होता है F2। तो इन्होंने बोला कि जो सन है वो वन ऑफ द फोकाई पे एग्जिस्ट करता है, मतलब फोकस के इन दोनों फोकस में से किसी एक पे एग्जिस्ट करेगा। मतलब मान लो यहाँ पे ये सन होगा, ये जो है S या फिर सन। ठीक है, ये सन है, यहाँ पे एक किसी फोकस पे एग्जिस्ट करेगा। इतनी बात क्लियर। इनका पहला लॉ ये था। दूसरा लॉ क्या, अच्छा इस लॉ को क्या बोला गया, लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट ये क्या प्रोवाइड करता है, ये हमको ऑर्बिट्स का शेप देता है। देखो इतना भी ज्यादा इलिप्स नहीं होता है, अभी मैं बताऊंगा। एक चीज समझना, ये जो सेंटर से ये वाले पॉइंट की जो दूरी होती है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली, और इस ए को कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस। क्या कहते हैं, सेमी मेजर एक्सिस। ये पूरा मेजर एक्सिस, तो आधा क्या, सेमी मेजर एक्सिस। ये जो पार्ट होता है यहां से यहां तक का, इसको बेसिकली जो है हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको कहते हैं सेमी माइनर एक्सिस। सेमी माइनर एक्सिस, वैसे केपलर्स लॉ में माइनर एक्सिस का कोई यूज नहीं है, खाली मेजर एक्सिस का यूज है, तो सेमी मेजर एक्सिस कहते हैं। ठीक है, अब जरा मेरी बात ध्यान समझो। यहाँ पे ये जो होता है सेंटर से फोकस तक की जो दूरी होती है इसको ई ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ई ए। और इधर भी ये ई ए होता है। ये तुम लोगों को ज्यादा जरूरत नहीं है, नीट वालों को बिल्कुल जरूरत नहीं है, जेईई मेंस में ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। ये ई ए होता है। ई क्या होता है, ई को बोलते हैं इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। ठीक है, मैथ वाले बच्चे 11th में मैथमेटिक्स में पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, तो यहाँ पे ये इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स है। अब कुछ और बातें, ई क्या है, इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स है। अब यहाँ पे तुमको जो है कुछ और बातें ध्यान देनी है कि इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स की जो वैल्यू होती है, ई की जो वैल्यू होती है, वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। क्या करती है, 0 से 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, 0 से 1 के बीच में लाई करती है। और जो अर्थ का जो अर्थ सन के अराउंड जिस इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है वो लगभग 0.017 के आसपास होता है। 0.017, वो देखो कितना छोटा है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा, ये एक्सिस इस तरह का इतना ज्यादा जो है इलिप्टिकल नहीं होता है, लेकिन हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या करें, ये ऐसा होता है। अब जरा मेरी बात ध्यान समझना कि पहला ये हो गया। दूसरा उन्होंने लॉ दिया था, लॉ ऑफ देखो ध्यान से, उन्होंने क्या बोला था मैं पहले बता दे रहा हूं। उन्होंने बोला था, तो सेकेंड लॉ क्या होता है, सेकेंड लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ एरिया। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ एरिया। उन्होंने बोला कि एक चीज समझो, यहाँ पे मान लो सन है ना, हमेशा सन से प्लेनेट तक को जोड़ने का, यहाँ पे ये जो है प्लेनेट को जोड़ने वाली जो लाइन होती है उसको हम जो कह रहे हैं आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि द लाइन ज्वाइनिंग द सन, या फिर हम कह सकते हैं द रेडियस वेक्टर, ऐसा कह सकते हैं आप, या फिर द रेडियस वेक्टर ज्वाइनिंग सन टू द अर्थ स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब यहाँ पे छोटा सा मैं डायग्राम बना रहा हूँ आपको ये सेकंड लॉ समझाने के लिए। जैसा जैसे मान लो यहाँ पे ये सन है, ये एस, यहाँ पे एक प्लेनेट है पी, तो यहाँ मान लो ये ऐसा, मान लेते हैं dt टाइम में, कितने टाइम में, dt बहुत स्मॉल टाइम dt में, ये जो प्लेनेट यहाँ p पे था ये p डैश पे आ गया। ठीक है, इसने इतना ये वाला एरिया जो है स्वीप किया। स्वीप मतलब झाड़ू लगाना। ठीक है, स्वीपिंग कहते हैं उसको। तो ये जो है इक्वल एरिया इसने dt टाइम में इतना एरिया जो है चला। अब अगर मान लो ये प्लेनेट यहाँ पहुंच गया होगा p, फिर देखा गया कि ये जोड़ा गया, फिर देखा गया कि dt टाइम में मान लो ये इतना चलता है, उतने ही टाइम में देखा गया कि ये इतना चलता है p डैश तक, ये इतना एरिया। भले मेरे डायग्राम बनाने में तुमको पता चल रहा होगा कि ये एरिया छोटा ज्यादा है, लेकिन समझना, ये समझो dt टाइम में केवल इतना चलेगा ही नहीं, थोड़ा ज्यादा चलेगा, लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये सब अजम्पशन से।
तो केपलर ने बोला कि भाई कोई भी प्लेनेट होता है वो इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में स्वीप आउट करता है। ठीक है, मतलब dt टाइम में अगर ये इतना एरिया चला है तो उतना ही एरिया इस रीजन में भी dt टाइम में उतना ही एरिया चलेगा। तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ एरिया। अब इन सबका मैं प्रूफ कराऊंगा तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सेकंड लॉ था सेकंड लॉ था ये, इसको कहते हैं लॉ ऑफ एरिया। तो जो थर्ड लॉ था उन्होंने बोला कि द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द या फिर द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। इन्होंने बोला तो यहां से ये वैल्यू क्या आ जाती है, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a टू रेज़ पावर 3/2। ठीक है, ये आ जाती है। तो यहाँ पे ये सेमी मेजर एक्सिस जो है, यहाँ पे ध्यान देना, सेमी मेजर एक्सिस का 3/2 आता है। आपको ये देखा देखा सा लग रहा होगा, पहले भी हमने अभी न्यूमेरिकल भी कराया थोड़ी देर पहले लेकिन वहां रेडियस लेते थे क्योंकि वहां सर्कुलर मान के चलते थे, यहाँ इलिप्टिकल मान के चले हैं तो हमेशा मेजर एक्सिस का यहाँ पे बात होता है। तो इसको लॉ ऑफ टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, क्या बोला था इन्होंने कि द टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, तो याद रखना इसी पे न्यूमेरिकल इसी बेसिस पे आते हैं। ठीक है, और इन सबसे सवाल पूछा जाता है, अभी मैं प्रूफ कराऊंगा। ठीक, अब जरा मेरी बात ध्यान समझना, कुछ और बातें ये वाले डायग्राम में। ठीक है, यहाँ पे देख रहा हूँ सन यहाँ है, ये एक पॉइंट है जिसको हम कह रहे हैं, मान लो ये पॉइंट को नाम दे दिया हमने A, ये जो पॉइंट है इसको हम कह रहे हैं B, इस पॉइंट को नाम दे दिया B। तो जो सन से दूर का पॉइंट होता है उसको कहते हैं एपीहेलियन। क्या कहते हैं? एपीहेलियन। एपीहेलियन। ठीक है, इसको एपीहेलियन कहते हैं। जो सन के पास का पॉइंट होता है उसको पेरीहेलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरीहेलियन कहते हैं। तो मैं कैसे याद रखता था, सन के पास वाला, प से पास, प से पेरीहेलियन। ठीक है, तो सन के पास वाला जो पॉइंट है उसको पेरीहेलियन कहते हैं। तो जब ये पेरीहेलियन होगा तो ये वाला अपने आप क्या हो जाएगा? एपीहेलियन। ठीक है, तो सन से जो फार्देस्ट पॉइंट होता है उसको कहते हैं एपीहेलियन, और सन से जो क्लोजेस्ट पॉइंट होता है उसको कहते हैं पेरीहेलियन। तो अब एक चीज समझ लो, अर्थ अगर रिवॉल्व कर रहा है इस तरह से इलिप्टिकल ऑर्बिट में, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, जब अर्थ यहाँ सन के बहुत नजदीक पड़ेगा तो गर्मी पड़ेगी, और जब बहुत दूर चला जाएगा तो ठंड पड़ेगी। ऐसे ही मौसम का वेरिएशन होता है। ठीक है, जब सन के बहुत नजदीक आ जाती है तो गर्मी का मौसम होता है, और जब दूर जाने लगती है तो क्या होता है? ठंड का मौसम होता है। ठीक, तो ये जो है यहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट है। अब जरा मेरी बात ध्यान समझो, पेरीहेलियन हो गया, एपीहेलियन हो गया। कभी कभी तुमको एपीजी लिख के आ जाएगा। क्या लिख के आ जाएगा? एपीहेलियन को एपीजी, एपीजी, और पेरीहेलियन को पेरीजी। ठीक है, तो एपीजी और पेरीजी भी लिख के आ जाता है, पेरीहेलियन को पेरीजी और एपीहेलियन को एपीजी। ठीक है, ये भी जो है बोला जाता है। अब और भी बातें हैं, जैसे मेरी बात ध्यान समझना कि जो सबसे फार्देस्ट पॉइंट होता है, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, वो सबसे कम होती है, मिनिमम होती है। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होती है? मिनिमम होती है। मगर अगर मान लो इस तरह से ऐसा रिवॉल्यूशन हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? मिनिमम प्लैनेट की। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। और इसको अभी प्रूफ करेंगे। ठीक है, और जो ये पॉइंट होता है जो यहाँ पे आएंगे इस डायरेक्शन में होगा, जो क्लोजेस्ट पॉइंट होगा, यहाँ पे अगर मिनिमम है काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पे क्या होगा? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? मिनिमम होगा। ठीक है, तो क्लोजेस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, और फार्देस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। ये बातें आपको ध्यान देनी है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं। अब एक और चीज याद रखना, देखो अगर मान लो सन से ए तक की दूरी को हम क्या कह रहे हैं? R1। ठीक है, इस तरह से मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसको F1 पॉइंट है ना, F1A को जो हम बोल रहे हैं, F1A को बोल रहे हैं, R2 बोल रहे हैं, चलो अच्छा, और
F2B को R1 बोलते हैं। मतलब ये क्या है, फारदेस्ट दूरी है, फारदेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सन, और ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये सब लिखते रहना, फ्रॉम सन। ठीक है, तो R1 प्लस R2, इतनी बात क्लियर। तो R1 प्लस R2, एक चीज समझना, अगर आप देखोगे तो A से B तक की दूरी क्या है, A से B तक की दूरी है, ये है मेजर एक्सिस, ये क्या है, मेजर एक्सिस। A से B तक की दूरी AB जो है ये मेजर एक्सिस है। तो AB को हम 2A बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं, क्योंकि ये पूरा A है तो ये भी A है, कुल मिला जुला के 2A है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि 2A किसके बराबर है, तुम लोग अच्छे से लिखना, मेरे पास जहां जहां जगह है वहां लिखते जा रहा हूँ। 2A किसके बराबर होगा, यहां से यहां तक की दूरी किसके बराबर होगा, R1 प्लस R2 के बराबर होगा। R1 प्लस R2 मतलब पेरिजी और एपीजी के बराबर होगा, है ना। यहां से A की वैल्यू क्या आ जाएगी, R1 प्लस R2 बाई। तो कभी कभी न्यूमेरिकल में आपको ये भी हो सकता है कि शॉर्टेस्ट और फारदेस्ट जो डिस्टेंस है, मतलब एपीहेलियन और पेरीहेलियन की जो दूरी है वो दे देगा और आपको टाइम पीरियड बोल दे। तो यहाँ पे ये जो रिलेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 प्लस R2 बाई 2 पे पावर 3/2। समझ रहे हो, A का और R1 R2 का ये रिलेशन है। R1 क्या है, R2 क्या है, आपको मैंने एक बार बताया। ये चीज आपको बोर्ड पर से लिखना है, आप चाहो तो स्क्रीन पर ले लो, फिर मैं आगे बढ़ूं। तो ये लिख लिया आपने। अब जो है ये चीज आपको अलग से इंट्रोड्यूस करनी है। बाकी यहाँ पे देखो तीनों लॉज लिखे हुए हैं, केपलर के तीनों लॉ पहले आपको यहाँ से लिखने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, ये सारे लॉ लिखे हैं, इसका एक्सप्लेनेशन और प्रूफ जो है अगले बार लिखा होगा। यहाँ देखो ये छोटी छोटी बातें जो मैंने डायग्राम बनाया वही यहाँ बना हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो इसेंट्रिसिटी के बारे में दिया हुआ है कि सर्कल जो होता है, सर्कल में मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की वैल्यू क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, क्योंकि ये बड़ा छोटा नहीं रह जाता है, सर्कल में सब बराबर हो जाते हैं। उस केस में इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। देखो वीनस के लिए इतना होता है, और यहाँ पे वीनस के लिए ये होता है, प्लूटो के लिए ये होता है, अर्थ के लिए देखो 0.017 के आसपास होता है। बहुत छोटी वैल्यू होती है, सर्कुलर हम अज्यूम कर सकते हैं। ये पेरीहेलियन क्या है, क्लोजेस्ट पॉइंट। एपहेलियन क्या है, मोस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, मतलब यहाँ से ये वाली दूरी जो अभी एक्सप्लेन किया मैंने। तो फर्स्ट लॉ का एक्सप्लेनेशन है, पढ़ लीजिएगा। सिंपल सी बात समझो यार, सिंपल सी बात ये है कि अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये तभी पॉसिबल है जब सर्कुलर या इलिप्टिकल ऑर्बिट होंगे। न्यूटन के द्वारा कहा गया था कि ये तभी पॉसिबल है कि जब 1/r² अट्रैक्टिव फोर्स तभी पॉसिबल है, इनवर्स स्क्वायर लॉ, जब ऑर्बिट जो होंगे सर्कुलर या इलिप्टिकल होंगे। ठीक है, तो अगर ये ऑर्बिट सर्कुलर इलिप्टिकल नहीं हो तो ओपन ऑर्बिट हो जाता है। देखो जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि ओपन ऑर्बिट पैराबोला हाइपरबोला हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं फटाक से। ठीक है, तो ये सब चीजें हाईएस्ट पावर के लिए वैलिड नहीं होती हैं, ये सारा तामझाम लिखा हुआ है। एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, कुछ प्रूफ करने जा रहा हूँ सेकंड लॉ का। ये प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। सेकंड लॉ, थर्ड लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूँ, केपलर लॉ ही ग्रेविटेशन में एक तरह से न्यूमेरिकल है। केपलर लॉ तैयार तो ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस लगने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो अब अगला हम लोग प्रूफ करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे न्यूटन के सेकंड लॉ, अरे सॉरी केपलर के सेकंड लॉ, लॉ ऑफ एरिया। अब जरा ध्यान देना, मान लो यहाँ पे इलिप्टिकल ऑर्बिट है। ठीक है, तामझाम बनाते हुए यहाँ एक सन है, यहाँ पे प्लेनेट है P। ठीक है, प्लेनेट की वेलोसिटी है इस तरह से। ठीक, ये वेलोसिटी है, और सन से जो है, सन से एक बात याद रखना कि जो हम ये लाइन लेते हैं इसकी डायरेक्शन सन से अर्थ की तरफ होती है, हमेशा याद रखना, यही होता है आर्क, आर्क सन से अर्थ की तरफ होती है। ठीक है, ये ध्यान देना। और यहाँ पे जो है ये इस तरह से वेलोसिटी है इसकी। ठीक है, अब मान लेते हैं कि P डैश जो P जो है P डैश पे चला गया, P जो है P डैश पे चला गया। ठीक है, कितने देर में हो गया, dt टाइम में मान लो चला गया, dt टाइम में चला गया, ये जो है। और यहाँ पे ये एरिया
स्वैप आउट हुआ। तो इसको मैं थोड़ा अलग बनाता हूँ, बहुत स्मॉल टाइम dt था, इसको आप जो है एक स्ट्रेट लाइन भी मान सकते हो। जरा देखो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा ये, ठीक है, इस तरह से ये P है, ये S है, ये P डैश है, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से दिखाई देगा। ये वाली दूरी कितनी होगी, ये वाली दूरी v वेलोसिटी या dt टाइम से चले हैं तो v dt हो जाएगी, ठीक है। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इसको हम m नाम दे देते हैं, P डैश है, ठीक है। तो आपको एक चीज समझ में आएगा, यहाँ पे एक काम करना, यहाँ पे इस एंगल को थीटा बोल रहे हैं, इस एंगल को क्या बोल रहे हैं, थीटा, ठीक है, इस एंगल को थीटा बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये एक चीज समझो, ये जो है, ये जो वेलोसिटी होगा पूरा ये ऐसा टेंजेंशियल होगा ना, कि अगर आप थीटा एंगल बोल रहे हैं, मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ये हल्का सा जो बीच में गैप हुआ है वो है नहीं, वो टेंजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि पॉइंट के चारों तरफ क्या है 180, ठीक है। तो ये कौन सा एंगल है, यही वाला तो है 180 माइनस थीटा, ठीक है, ये एंगल है। चलो तो P डैश M कैसे निकलेगा, P डैश M जो निकलेगा वो निकलेगा, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो सकता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो P डैश M परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं v dt इंटू, ठीक है, v dt इंटू साइन 180 माइनस थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा v dt साइन थीटा, ये क्या आया P डैश M आया, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। मान लीजिए कि ये जो dt टाइम चला था, dt टाइम में बहुत स्मॉल एंगल ये चला, कितना d थीटा, बहुत स्मॉल एंगल चला, कितना d थीटा, ठीक है। अब P डैश M आ गया। अब हमारे पास एरिया की अगर हम बात करें, अगर हम एरिया की बात करें, ये यही रीजन ना, यही एरिया हमको लिखना है। ये यहाँ पे एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। एरिया की अगर हम बात करें, एरिया जो हो जाएगा वो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो बेस कितना है एस पी डैश, यही है बेस। इस ट्रायंगल में देखोगे तो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, ठीक है। तो हाफ इंटू एस पी डैश इंटू हाइट, हाइट की वैल्यू कितनी है भाई, हाइट हमने, हाँ पीएम डैश हमने पी डैश एम, सॉरी पी डैश एम, ठीक है। ये एरिया को हम ऐसा बोलते हैं। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज को हम, सर बेस एसपी डैश कैसे होगा, जैसे इसको थोड़ा सा पलट दो, जैसे देखो इस तरह से है ये, इसको जैसे इस तरह से पलटो, ये ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ यहाँ पे, तो ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कराया है, ये यहाँ से कराया है ना, यहाँ से ये, तो ये हम हाइट कंसीडर करेंगे, तो ये हाइट बना किस पे, ये वाले बेस पे बना, ठीक है। तो इसलिए इसको हम बेस कंसीडर कर सकते हैं, ठीक। यही यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट है, ये बेस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहीं से परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करा है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा इसका एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब एस पी डैश की वैल्यू रखनी है और पी डैश एम की वैल्यू। चलो तो ये बेस क्या होगा, हाँ ठीक है, चलो यार बेस एक चीज, यहाँ पे 90 डिग्री ये किस पे पड़ रहा है, एसपी पे, तो ये एसपी डैश बेस नहीं होगा, ये एसपी बेस होगा, ठीक है। बेस पे हो जाएगा एसपी, तो एसपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जल्दी से करते हैं, एसपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर, मैग्नीट्यूड आर है ना एसपी का, आर, और पी डैश एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी डी टी साइन ऑफ थीटा। तो ये क्या आया हमारा, ये डी टी स्मॉल टाइम की वैल्यू है, तो ये जो एरिया आएगा वो स्मॉल एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास अभी का रिलेशन, ठीक। तो अब आगे इसको बढ़ाते हैं, आगे करते हैं। तो हमने ये समझ लिया, तो बेस यही होगा, देखो 90 डिग्री जिसपे होता है वही बेस होता है। तो हमने ये सारी चीजें लिख दी, बेस एसपी हो गया, हाइट ये हो गया, तो हमारे पास डीए की वैल्यू ये आ गई। तो अब जरा मेरी बात ध्यान समझना कि यहाँ से dt को इधर भेज दो, डी ए अपॉन डी टी
इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा हाफ आर वी साइन थीटा, यही हो गया। अभी बताओ थीटा क्या है, थीटा क्या है? थीटा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये थीटा था। अगर देखो, और आपको पता है कि वेक्टर को आप मूव करा सकते हो, तो ये आर वेक्टर को आगे बढ़ा सकते हो कि नहीं बढ़ा सकते? आगे बढ़ा सकते हो, इसका टेल इसके टेल से जोड़ सकते हो, तो थीटा आपको दिखाई देगा कि वी और आर के बीच का एंगल है, ठीक है। तो थीटा जो है वी और आर के बीच का एंगल है, मतलब इसको हम वेक्टोरियली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे आप थीटा रिप्रेजेंट कर सकते हो। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन V एंड R। V क्या है? वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट, और R क्या है? R क्या है कि द डिस्टेंस वेक्टर, हम ऐसा कह सकते हैं कि द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द सन टू द प्लेनेट, सन से प्लेनेट की तरफ होता है। ये आपको ध्यान देना है, मैं बार बार पॉइंट आउट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है ये आपको ध्यान रखना है। तो इस चीज को आप समझिए कि ये क्या यहाँ पे हो जाएगा, आर वी साइन थीटा को देखो आर क्रॉस वी लिख सकते हैं कि नहीं हम? आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, इसी को हम लिख सकते। इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वही होगा आर वी साइन थीटा, ठीक है। तो साफ सुथरा आप लोग लिखिएगा आर वी साइन थीटा होगा। एक काम करो, ऊपर नीचे मास से मल्टीप्लाई कर दो। मास किसका? प्लेनेट का। तो यहाँ पे हाफ एम आर वी साइन थीटा अपॉन एम ये होगा, ठीक है। तो आप एक चीज समझना, एम आर वी साइन थीटा कुछ देखा देखा लग रहा है क्या अभिषेक? फिर से क्या बोले उसके अंदर, फिर से बताओ। ये एम वी आर साइन थीटा का समझ में आ रहा है? एंगुलर मोमेंटम, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो चीज है, दिस इज नथिंग बट, ये जो चीज दिख रही है दिस इज नथिंग बट 1/2m को हम लोग अलग ले लेते हैं। ये कुछ और नहीं होगा, ये होगा m r क्रॉस v का मैग्नीट्यूड, और यही होता है एंगुलर मोमेंटम l, मतलब l का मैग्नीट्यूड, मतलब dA बाई dt क्या आता है? dA बाई dt आ गया l अपॉन, ठीक है। तो ये इस तरह के रिलेशंस पहले भी आपको दिख चुके हैं कि dA बाई dt क्या होता है? l अपॉन 2m। l क्या है? एंगुलर मोमेंटम, m क्या है? मास ऑफ द प्लेन। अब बात ये है कि जो है केपलर का सेकेंड लॉ का एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं, प्रूफ हम कर रहे हैं। तो केपलर का सेकेंड लॉ कहता था कि भाई इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करता है जो हमारा प्लेनेट होता है, ठीक है। तो उसका सेंस क्या है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये होता है कि जो एरियल वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो सेकेंड लॉ जो था कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वीप आउट करता है, उसका मतलब सिंपल ये होता है कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, ठीक है। वो उस स्टेटमेंट का ये मतलब होता है कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। एरियल वेलोसिटी का मतलब क्या? कि dA बाई dt कांस्टेंट होता है। dA बाई dt क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो अभी हम प्रूव नहीं कर पाए कि dA बाई dt कांस्टेंट होता है। अभी तो हमने देखा कि dA बाई dt l अपॉन 2m के बराबर है, एंगुलर मोमेंटम अपॉन 2m। इससे भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। अब जरा मेरी बात ध्यान से समझना कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, ये सन है, ये प्लेनेट है, रेडियस वेक्टर इधर की तरफ अप्लाई हो रहा है, और जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा F लगेगा वो किधर की तरफ होगा? सन के टुवर्ड्स होगा। अट्रैक्टिव फोर्स होगा कि नहीं होगा? तो आपको पता है कि R क्रॉस F क्या होता है? R क्रॉस F क्या होता है? ये होता है टॉर्क, टाउ। और न्यूटन के सेकेंड लॉ से, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशन के मदद से, जैसे समझो यार सिंपल सी बात कि F क्या होता है? m इंटू ए, इसको हम dp बाई dt भी लिखते हैं। dp बाई dt मतलब लीनियर रेट ऑफ लीनियर मूवमेंट, ठीक है। तो उसी तरह से r क्रॉस f जो होता है वो होता है टॉर्क। तो रोटेशन की बात होती है तो इसको dl बाई dt नहीं लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना भाई, लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम लिख देंगे टॉर्क के केस में। तो आप एक चीज समझिए, r की डायरेक्शन इधर, फोर्स की डायरेक्शन इधर, मतलब आप देख रहे हैं कि वो सेम लाइन में लग रहे हैं। फोर्स और r किस में लग रहा है? सेम लाइन में लग रहा है। तो r क्रॉस f की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? मतलब एक और बात, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ आपको समझ में है कि जो सन और अर्थ का प्लेनेटरी मोशन होता है वहां पे टॉर्क नहीं लगता है, टॉर्क 0 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपके उसमें भी नहीं लिखा हुआ है पीडीएफ में, तो ये बातें लिखिएगा कि यहाँ पे R और F दोनों सेम लाइन में लग रहे हैं,
इसलिए टॉर्क की वैल्यू 0 है। इसलिए टॉर्क की वैल्यू क्या है? 0। मतलब dl/dt क्या है? 0। मतलब प्लैनेटरी मोशन में कभी प्लैनेट और सन के बीच में कभी टॉर्क नहीं एक्सपीरियंस होता है, नेट फोर्स केवल लगता है। टॉर्क की वैल्यू हमेशा 0। तो टॉर्क 0 हो गया तो dl/dt की वैल्यू 0 हो गई। तो dl/dt की वैल्यू 0 कब हो सकती है? जब L क्या हो? कांस्टेंट हो। मतलब एक और बात समझ में आई कि प्लेनेट, देखो इंपॉर्टेंट बातें हैं कि प्लेनेटरी मोशन में एक पहली बात समझ में आई थी कि टॉर्क की वैल्यू क्या होती है? 0। दूसरी बात समझ में आई कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यहाँ अप्लाई होता है। तीसरी बात, एक और बात आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हो कि भाई अर्थ और सन का सिस्टम है, यहाँ पे जो है ग्रेविटेशनल फोर्सेस लगते हैं जो कि कंजर्वेटिव होते हैं, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी यहाँ अप्लाई। समझो, ये ऑब्जेक्टिव बना दिया जाए हो जाओगे कंफ्यूज, तो इसलिए सब बातें याद रखना है। टॉर्क 0, लीनियर एंगुलर मोमेंटम जो होगा कंजर्व होगा, और साथ ही साथ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी हम लगा सकते हैं। तो एल की वैल्यू क्या आ गई? कांस्टेंट आ गई। यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया। तो आप देख रहे हो कि dA/dt है तो m कांस्टेंट होता ही है, मास थोड़ी ना बदल जाता है। तो L की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। हमने प्रूफ कर दिया। तो ये पूरी वैल्यू क्या आ गई? कांस्टेंट आ गई। आगे की नहीं आ गई, मतलब dA/dt क्या आ गया? कांस्टेंट। मतलब एरियल वेलोसिटी, इसी dA/dt को कहते हैं एरियल वेलोसिटी। क्या कहते हैं? एरियल वेलोसिटी। अच्छे से नोट्स में लिखिएगा ये सब, इसको एरियल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो एरियल वेलोसिटी होता है। तो केपलर का सेकंड लॉ यही कहता है कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वैप आउट करेगा। ठीक है, तो यही प्रूव हमको करना होता है। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब जरा मेरी बात ध्यान से समझना कि भाई साहब कि कांस्टेंट होता है क्या? एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इस चीज को मैं रब कर रहा हूँ, ये प्रूफ आपके पीडीएफ में है, प्रूफ आप वहां से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो पॉइंट्स में बोला हूँ वो आपको लिखना पड़ेगा। अब जरा मेरी बात ध्यान से समझिए। क्या हो गया? स्क्रीनशॉट नहीं लिए थे। अरे है, पीडीएफ में प्रूफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसमें आप वहां से प्रूफ लिख लीजिएगा। समझ गए ना? और बाकी जो है जो पॉइंट्स मैं बोला हूँ उसको अच्छे से लिखना। ठीक है, वो जरूरी है। अब जरा मेरी बात ध्यान समझना कि एल कांस्टेंट है, तो एल कांस्टेंट है। अब मतलब एल कांस्टेंट का मतलब इस पॉइंट पे जो एंगुलर मोमेंटम होगा वही वैल्यू जो होगी एंगुलर मोमेंटम की इस पॉइंट पे भी होगी। मतलब, लेकिन हाँ, यहाँ पे आर है तो यहाँ पे आर डैश वेक्टर हो सकता है, यहाँ पे वेलोसिटी v है तो यहाँ पे v डैश वेलोसिटी हो सकती है। मतलब m, या आप कैसे कह सकते हैं L1 इक्वल्स टू क्या हो सकता है? L2, क्योंकि ये कंजर्व होने वाला है। मतलब मास ऑफ प्लेनेट v1 r1 इक्वल्स टू मास ऑफ प्लेनेट v2 r2। अरे मास नहीं बदल जाएगा क्योंकि m भी, अच्छा साइन थीटा भी, सॉरी, m v1 r1 साइन थीटा 1 और m v2 r2 साइन थीटा 2। m से m खत्म हो गया, तो v1 r1 साइन थीटा 1 इक्वल्स टू v2 r2 साइन थीटा 2। ये भी एक रिलेशन है। दूसरी बात एक चीज समझना, जैसे एपीहेलियन और पेरीहेलियन की अगर बात करें तो एपीहेलियन और पेरीहेलियन पे जो होता है, यहाँ मान लो वेलोसिटी इधर की तरफ होगी, यहाँ तो अगर वेलोसिटी इधर की तरफ होगी तो 90 डिग्री का जो है एंगल बनता है ये दूरी से। मतलब कि यहाँ पे एपेजी और पेरीजी, मतलब कि जो r1 r2 हमने एज्यूम किया था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो r1 r2 से 90 डिग्री का एंगल बनता है। मतलब ये उस केस में एट पेरीजी एंड एपीजी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 डिग्री, दोनों थीटास की वैल्यू। ठीक है, थीटा 1 हो या थीटा 2, मैं लिख दे रहा हूँ, थीटा 1 हो या थीटा 2 है, दोनों वैल्यू 90 डिग्री। मतलब v1 r1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? v2 r2। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन। मतलब v इंटू r1 जो होता है कांस्टेंट होता है, v इंटू r जो होता है कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से आप समझोगे, देखो यहाँ पे बात, मतलब v1 यहाँ से आपने क्या समझा कि vr बराबर क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया। vr बराबर क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया। मतलब कि v जो है r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। v जो है r के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जो r बड़ा, मतलब मान लो r1 बड़ा ग्रेटर देन r2 को, तो v1 जो हो जाएगा छोटा हो जाएगा v2 के। तो वही वाली बात अभी मैं थोड़ी देर पहले कहा था कि ये वाली दूरी बड़ी है मान लो, ठीक है, तो हमने इसको r2 माना था ना, तो चलो इस तरह से करते हैं कि r1 जो है r2, तो r2 अगर बड़ा है तो v1 जो होगा यहाँ पे ऐसा, तो एपीजी की दूरी ज्यादा है तो इस वजह से यहाँ की वेलोसिटी कम होती है।
जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, मिनिमम, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी तब, मैक्सिमम। भाई टोटल एनर्जी कंजर्व है, काइनेटिक मिनिमम तो पोटेंशियल मैक्सिमम। और यहाँ पे अगर आप देखोगे पेरिजी पे वेलोसिटी ज्यादा होती है, जिस वजह से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। अच्छे से नोट्स बनाइएगा, जो बातें मैंने कही है बोर्ड से लिखने के, बोर्ड से लिखना। बाकी देखो ये साइड में ये सब डायग्राम तो बना हुआ है जो बोर्ड पे है, ये आप अच्छे से करना। ये देखो ये बेस है, यहाँ से ये प्रूव हमने कर दिया है, और यही ऊपर नीचे 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो ये कांस्टेंट हो जाता है। इसी को एरियल वेलोसिटी बोलते हैं, dA/dt को, ठीक है। ये कांस्टेंट कब होता है, जब हम ये प्रूव कर पाते हैं। यहाँ देखो लिखा हुआ है कि r क्या है, इज द रेडियस वेक्टर ऑफ प्लेनेट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सन, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ सन, सन के सेंटर से प्लेनेट तक का ये रेडियस वेक्टर होगा। और f जो होगा वो डायरेक्टेड जो होगा फ्रॉम द प्लेनेट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सन। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, सेम लाइन में लाई करते हैं, तो ये r क्रॉस f की वैल्यू 0 हो जाती है, मतलब टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाती है, मतलब ये कांस्टेंट ये सब कर ही दिया हूं। दूसरी बात की सेकंड लॉ जो होता है उसको लॉ ऑफ एरिया तो कहते ही हैं, ये बेस्ड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे। ये भी आपको देखो ये ध्यान देना है कि सेकंड लॉ जो होता है लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये सब नोट्स में जाना चाहिए, ठीक है। और जो पॉइंट्स में इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उसको भी मेंशन करना है। देखो यहाँ पे अच्छे से लिखा नहीं है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सेकंड लॉ के हिसाब से, टॉर्क 0 होता है कभी भी प्लैनेटरी मोशन में। दूसरा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है। और भी छोटी छोटी बातें हैं, जैसे चौथा आप ये लिख सकते हो कि एपीजी पे वेलोसिटी जो है कम होती है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। पेरिजी पे वेलोसिटी ज्यादा होती है, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। और ये सब रिलेशन जो है आप यहाँ से लिख सकते हो। तो ये वाली चीजें देखो इसमें नहीं लिखी हुई है, ठीक है, आगे में भी हो, लेकिन आप यहाँ से भी लिख सकते हो, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन ऑफ थर्ड लॉ, देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको बहुत ज्यादा प्रूफ करने की बात नहीं, ये हम पहले से ही प्रूफ कर चुके हैं। ये जो रिलेशन है ये पहले से ही प्रूव कर चुके हैं, लेकिन वो रेडियस के टर्म में, जब सर्कुलर ऑर्बिट हम मान के चलते थे। तो हमेशा याद रखना मेजर एक्सिस यहाँ पे लेते हैं, माइनर एक्सिस मैंने पहले ही बोला है कि माइनर एक्सिस का कोई रोल ही नहीं होता है केपलर लॉ में, ठीक है। तो यहाँ पे इलिप्टिकल या फिर सर्कुलर ऑर्बिट का रिलेशन होगा न्यूटन के हिसाब से, इसीलिए आर जो है मतलब सर्कुलर ऑर्बिट को इलिप्टिकल माना जा रहा है, तो आर को रिप्लेस कर दीजिए ए से, यही जो होता है हमारा ये रिलेशन आ जाता है। सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, तो टी स्क्वायर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसके हो जाता है सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब पे, ठीक है। तो वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे सेमी मेजर ये थर्ड लॉ जो होगा यहाँ पे होगा। तो ये चीज जो मैं बताया था मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, जो अभी इसके पहले ये बोर्ड रब करने से पहले था टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, और ए का भी मैंने रिलेशन बताया था ना R1 R2 के टर्म में, उसको आपको बोर्ड से ही लिखना पड़ेगा, तो यहाँ से लिखना। तो वीडियोस अच्छे से आप देख के पीडीएफ का यूज करके अपना नोट्स प्रिपेयर करिएगा, ठीक है। तो ये जो हमने देख लिया केपलर के लॉ, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे देखो ये पेरिजी पे और एपीजी पे 90 डिग्री के एंगल्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है कि हम कभी भी प्लेनेटरी मोशन में दो चीज आपको ध्यान देना है, दो इक्वेशंस यूज होते हैं, mvr sin थीटा बराबर कांस्टेंट, जो यहाँ पे मैं बताया हूँ ना, ये देखो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि mvr sin थीटा बराबर कांस्टेंट, मतलब mvr sin थीटा 1 बराबर mvr m1 v1 r2 sin थीटा 2, ठीक है। तो ये कांस्टेंट होता है, मैंने इस टर्म में बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है आपको ध्यान देना है कि ये हम यूज कर सकते हैं, यही तो है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। और बाकी ये क्या है, ये जो है एनर्जी कंजर्वेशन है कि वेलोसिटी अगर v है तो हाफ mv स्क्वायर, और अगर रेडियस दूरी r होगी ये पोटेंशियल एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देते हुए एपेहेलियन और पेरिहेलियन का एंगल थीटा डिग्री होता है, तो 90 बराबर mvr बराबर ये हो जाएगा, तो यहाँ से रिलेशन आ जाता है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। फाइनल टच है, फाइनल टच का मतलब इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स के बारे में है, सैटेलाइट इन द लोअर ऑर्बिट्स के बारे में है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत ज्यादा खास बात नहीं है, ये सब बातें मैंने बता ही दी हैं, ठीक है। और ये चीज आप देख लीजिएगा, ये मैंने डिस्कस कर ही दिया था, ठीक है, आप लिख भी चुके होंगे, ठीक, कि कैसा कैसा होता है। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, अगर आप देखोगे, आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि ये सेकंड वाला पॉइंट जब ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम होता है, और ये फोर्थ वाला पॉइंट जब ऑर्बिटल वेलोसिटी और इसके वेलोसिटी के बीच में होता है वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, तो दोनों केस में इलिप्टिकल पाथ, इलिप्स और इलिप्स देख रहे हो, इलिप्टिकल पाथ फॉलो करते हैं। डिफरेंस क्या आता है, डिफरेंस ये आता है, देखो उस केस में क्या होगा कि सैटेलाइट जो होगी इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करेगी, लेकिन जो सेकंड वाला केस है जब ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम होगा, तो मैंने बोला था कि फाइनली वो अर्थ पे आ जाता है,
लेकिन अर्थ जो होता है फारदेस्ट, जैसे मान लो यहाँ पे सैटेलाइट है ना, तो ये वाला यहाँ पे फोकस होगा, इस पे एग्जिस्ट करेगा अर्थ का सेंटर, ठीक है, अर्थ का सेंटर, ठीक, अर्थ का देखो अर्थ इतना बड़ा है, ठीक है, आप जब अगर ये वाला डायग्राम देखो तो ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे अर्थ का सेंटर देखो यहाँ पे लाई कर रहा है ना, ये दिख रहा है, तो ये फाइनली क्या होता है, ऐसे आते 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 अर्थ पे आके गिर जाता है, समझ में आया। लेकिन जब ये वाला केस आता है, ये जो होता है क्या होता है, निकल जाता है अर्थ से, फिर ऐसे रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो ये जो केस है वो कब का है, जब ये 4th नंबर जो अभी एक्सप्लेन किया था कि इलिप्स जब होता है, इस केस में क्या होता है कि अर्थ का सेंटर यहाँ लाई करने लगता है, तो ये अर्थ पे गिरता ही नहीं, समझ में आया। तो ये आपको ध्यान में रखते हुए ये सारी बातें आपको, यही देखो ये पैराबोलिक वाला पाथ है, या ये हाइपरबोलिक पाथ, ये ओपन रीजन है, ये निकल जाएंगे फटाक से इधर, ठीक है। ये बाकी वही कह रहा है कि अगर f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r⁴n के, तो टाइम पीरियड जो होगा इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखते हुए, अच्छा एक चीज और कि टाइम पीरियड हमने निकाला हुआ है, ये टाइम पीरियड मैंने पहले ही बताया था, जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बता रहा था, उसका वेरिएशन बता रहा था रोटेशन की वजह से, तो ये टाइम पीरियड मैंने बताया था 2π√r/g। तो अगर मान लो यहाँ पे रेडियस मतलब नजदीक है, बहुत क्लोजेस्ट है अर्थ के, तो इतना मिनट आता था, अरे ये वही है 84.6 मिनट, 1 घंटा 14 मिनट, याद होगा 1 घंटा 14 मिनट, तो वही वाली बात है। तो 1 घंटा 14 मिनट से रिलेटेड क्या क्या चीजें होती हैं, ये 4 पॉइंट्स होते हैं 1 घंटा 14 मिनट के रिलेटेड, समझो। हमने तो वो देख लिया कि बहुत क्लोजेस्ट होगा तो सैटेलाइट का टाइम पीरियड होगा, और वेटलेसनेस, मतलब ये आपको ध्यान रखना है कि इतना इंपॉर्टेंट ये डाटा है 84.6 मिनट, मतलब 1 घंटा 14 मिनट, कि उससे रिलेटेड 4 चीजें होती हैं। जैसे टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ अगर हो जाए इतना, तो आप वेटलेसनेस आपको महसूस होगा कहाँ पे, इक्वेटर पे, ये बात एक्सप्लेन की जा चुकी है। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट होता है क्लोज टू द अर्थ, अर्थ के क्लोज अगर कोई सैटेलाइट है तो उसका ये टाइम पीरियड होगा, ठीक है। तीसरी बात, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम होता है इनफाइनाइट लेंथ का, इनफाइनाइट लेंथ अगर कर दिया जैसे वो जो होता था ना 2π√L/g, वहां पे L की वैल्यू इनफाइनाइट कर दिया तो भी ये टाइम पीरियड इतना ही आता, मेजर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये। तो 84.6 मिनट से रिलेटेड ये चीजें आपको ध्यान देनी है। और यही कह रहा है कि अगर हम एक टनल बना दें अर्थ में, ठीक है, एनी पार्ट ऑफ द अर्थ, तो और पार्टिकल को रिलीज करें तो वो SHM करना शुरू कर देगा, और उस SHM का टाइम पीरियड भी इतना हो, समझ में आया। तो इस 84.6 मिनट से रिलेटेड ये 4 बेहतरीन और अच्छे पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये चीजें हैं, ठीक। तो बाकी एक चीज और, ये देखो कोई भी चीज बताने की जरूरत नहीं, सब आप जान चुके हो। L = क्या होता है, mvr, v क्या है, सैटेलाइट का जो है वेलोसिटी है, सैटेलाइट की वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर होती है, तो v की जगह देखो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी रखे हैं, मतलब आप एंगुलर मोमेंटम को भी इस टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो कुछ रटना नहीं है। ये क्या है कि क्वेश्चन में वैल्यूज दे देगा आपको और आपको निकालना होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम रटेंगे थोड़ी ना फॉर्मूला, हमको पता है कि भैया एंगुलर मोमेंटम पूछ दिया तो mvr के बराबर कर देना है, वैल्यूज की मदद से हम v निकाल लेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट निकाल लेंगे, रेडियस दिया ही होगा, मास ऑफ सैटेलाइट दिया होगा तो हम l निकाल लेंगे, कुछ फॉर्मूला नहीं रटना है। ये भी हो सकता है कि 4 ऑप्शन बना के बोल दे कि बताइए कौन सा एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला है या रिलेशन है, ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। कोई भी चीज क्रैम कितना करोगे आखिर, लेकिन कॉन्सेप्ट याद रखो कि L = क्या होता है mvr। ये जो अभिषेक प्रजापति बोले हैं सर याद नहीं है, टूटे जाएंगे, मैं पहले बता दिए, सब पढ़े हुए हो। तो यहाँ पे ये एंगुलर मोमेंटम ये जो है कह रहा है कि भाई दोनों बात पे डिपेंड करता है, मास ऑफ ऑर्बिटिंग मतलब सैटेलाइट के मास पे, और सेंट्रल बॉडी पे, सेंट्रल बॉडी एज वेल एज रेडियस ऑफ ऑर्बिट। कह रहा है कि दोनों मासेस पे डिपेंड करता है ये, मतलब मास ऑफ द सैटेलाइट पे भी डिपेंड करता है और मास ऑफ द प्लेनेट पे भी डिपेंड करता है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, और रेडियस ऑफ ऑर्बिट पे डिपेंड करता है, ठीक। और बाकी ये चीज मैंने प्रूफ करा ही दिया है, सेकंड लॉ। और ये तो एनर्जी वाला हो गया है जी, एनर्जी वाला हो गया, चलो फिर से आ गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो, यही देखो, ये देखो पेरिहेलियन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मिनिमम, ये भी डायग्राम देखो मैंने दे दिया है, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम एपोजी पे और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, तो ये सब डायग्राम आप बनाइएगा, ठीक है, और ये सब बातें लिखी हुई हैं आपकी। हाँ एक और जाते जाते देखो, खत्म हो गया आपका जो है ग्रेविटेशन, न्यूमेरिकल्स हमको मैंने साथ ही साथ करा ही दिया है, 1-2 न्यूमेरिकल अभी इसमें है और भेज दूंगा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे, अगले क्लास से शुरू करेंगे मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म हमको शुरू करना है, चलो वो बातें बाद में, यहाँ पे 1-2 टॉपिक और बचा हुआ है, 1-2 टॉपिक है छोटा सा, इनर्शियल और ग्रेविटेशनल मासेस, 2 टर्म है आपके एनसीईआरटी में लिए, तो ये समझिए इनर्शियल मास क्या होता है। सिंपल से समझो कि अगर आप न्यूटन का सेकंड लॉ देखोगे तो F = क्या होता है, m × a, तो मास = क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन।
तो ऐसा मास जो फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ पे देखो, हेंस इनर्शियल मास ऑफ बॉडी may be measured as the ratio of magnitude of external force applied on it to the magnitude of acceleration produced in its motion। देखो यार, सिंपल सी बात ये है कि आप पढ़े होगे, जब न्यूटन लॉ में पढ़ा रहा था तो इनर्शिया के बारे में बताया था कि नहीं भाई, एक्सटर्नल फोर्स चाहिए इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए, तभी बॉडी मूव करेगी या उसके अंदर एक्सेलरेशन आएगा। तो फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन से जो मास निकलता है उसी को इनर्शियल मास कहते हैं। वो फोर्स कौन सा होना चाहिए? एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए, ठीक है, तो उसी को इनर्शियल मास कहते हैं। तो ये इनर्शियल मास यही है, ठीक। इसमें इनर्शियल मास से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे इट इज मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ बॉडी टू अपोज द प्रोडक्शन ऑफ, भाई ऑब्वियस सी बात है, एक्सेलरेशन को अपोज ही तो करता है, मोशन को अपोज ही करता है ना बॉडी, इनर्शिया की वजह से, इसीलिए ये इनर्शियल मास होता है। ग्रेविटी हैज नो इफेक्ट ऑन इनर्शियल मास ऑफ द बॉडी, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये मत सोचिएगा कि हर मास पे ग्रेविटी का इफेक्ट है, इनर्शियल मास पे ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता है। फिर कह रहा है कि इट इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन द बॉडी। अरे सही बात है, किसी बॉडी में जितने मास मतलब क्या होता है, बॉडी के अंदर का कंटेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ साइज, शेप एंड स्टेट ऑफ बॉडी। बॉडी मोशन में है, रेस्ट में है, उस चीज से इंडिपेंडेंट होता है, शेप साइज पे इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंड्स ऑन, ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड नहीं करता है। कह रहा है कि अगर दो बॉडी को जोड़ दिया जाए तो कंजर्व होता है इनर्शियल मास, ठीक है। तो ओवरऑल हमको एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो वो सारी चीजें होती हैं। यहाँ पे छोटी छोटी बातें हैं, ये रिलेशन आपको ये जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस इतना जानो कि यहाँ पे ये एम नॉट रेस्ट मास होता है, इंजीनियरिंग में सब चीजें पढ़ाई जाती हैं, छोड़ो। ग्रेविटेशनल मास क्या होता है? तो ग्रेविटेशनल मास सिंपल क्या है कि ग्रेविटेशनल पुल जो होता है उसकी वजह से जो मास निकलता है। जैसे मान लो हम जानते हैं F = G(m)/r² है, यहाँ से mg की वैल्यू निकालोगे तो F, ये सारी क्वांटिटी उधर भेजोगे, ये रिलेशन आएगा। Gm/r² क्या होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, Gm/r²। तो वो मास जो ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट ग्रेविटेशनल फील्ड से हमको मिले, उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल मास। मतलब कि रेशियो ऑफ, ये भी कह सकते हैं आप, रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो वही लिखा हुआ है कि mg जो है ये है, अगर I की वैल्यू 1 कर दें mg की वैल्यू f हो जाएगी। मतलब ग्रेविटेशनल मास ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज द ग्रेविटेशनल पुल experienced by the body in a gravitational field of unit intensity। मतलब I की वैल्यू 1 कर दें तो ग्रेविटेशनल मास को हम क्या कह सकते हैं? ग्रेविटेशनल पुल इन 1 यूनिट ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। तो आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो कि द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फील्ड, ये भी जो होता है ग्रेविटेशनल मास होता है। तो दोनों में क्या कंपैरिजन क्या है? बोथ आर मेजर्ड इन सेम यूनिट, केजी में होते हैं, दोनों स्केलर होते हैं, दोनों डिपेंड नहीं करते हैं शेप और स्टेट ऑफ बॉडी पे, ठीक है। इनर्शियल मास जो होता है न्यूटन के सेकंड लॉ द्वारा मेजर किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ग्रेविटेशनल मास जो होता है न्यूटन के ग्रेविटेशन के लॉ द्वारा जो है यहाँ पे मेजर किया जाता है। तो ये बात याद रखना है। हाँ, दो चीजें और कब पूछ सकता है कि स्प्रिंग बैलेंस ग्रेविटेशनल मास मेजर करता है और फिजिकल बैलेंस इनर्शियल मास मेजर करता है। अरे स्प्रिंग बैलेंस मतलब समझते हो ना, वो कराया होगा मैं वर्क एनर्जी पावर वगैरह में जो, ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस होता है। और ये जो कहा है कि फिजिकल बैलेंस मतलब जो तराजू वाला जो होता है वो आपका मेजर करता है। यहाँ पे जो फिजिकल बैलेंस होता है इनर्शियल मास मेजर करता है, स्प्रिंग बैलेंस जो होता है ग्रेविटेशनल मास मेजर करता है। तो ध्यान रखिए। क्वेश्चन है, इफ अर्थ बी 1/2 ऑफ इट्स प्रेजेंट डिस्टेंस फ्रॉम सन, सम नहीं सन है, सॉरी, हाउ मेनी डेज विल बी इन 1 ईयर। कह रहा है कि अगर आधा दूरी कम कर दिया जाए, ठीक है, अर्थ का प्रेजेंट डिस्टेंस से, तो उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, ये वही वाला रिलेशन है, T1 is sorry T = स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³ वाला रिलेशन लगाएगा। मतलब कि T1/T2 = R1/R2 पावर 3/2। T1 की वैल्यू हो जाएगी जो हो जाएगी 1 ईयर की बात है, तो T1 की वैल्यू हो जाएगी 365 और T2 निकालना है। R1/R2 की बात करें तो R1/R2 में देखो आधा का रिलेशन है, ठीक है, तो निकाल लेना, ये चीज कर लो। बाकी यहाँ पे है कि एक सैटेलाइट है, ये सब आपके नोट्स में जाना चाहिए सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पे प्लैनेट जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, एपोजी और पेरिजी दिया हुआ है इस तरह से, मिनिमम स्पीड ऑफ दिया हुआ है इस तरह से, मैक्सिमम स्पीड निकालने। अरे यार पेरिजी पे बस ये याद रखना है कि पेरिजी पे मैक्सिमम होता है, एपीजी पे मिनिमम होता है। पेरिजी वाले डिस्टेंस के साथ आप जो है मैक्सिमम जो निकालना होगा वो रखोगे, मतलब कि V1 into this इक्वल्स टू एपीजी वाले डिस्टेंस के साथ
आप जो है ये वाली वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके इक्वल कर दोगे, r1 v1 इक्वल्स टू r2 v2, रिलेशन बताया ना, उसी से हो जाएगा ये। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर ग्रेविटेशन। आई होप समझ में आया होगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एनसीईआरटी वगैरह आप जो है सॉल्व करिएगा, मास्टर एनसीईआरटी भी लगाएंगे, बाकी नोट्स के क्वेश्चंस नोट्स कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग लाइव में अब जो शुरू करेंगे वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट होगा, ठीक है। तो ध्यान से, और कोई डाउट होगा पूछ लेना, मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में फिर से, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।